Hello students, welcome to Shraddha classes. Today we are going to study class 8th science textbook chapter 1st. Chapter 1st, crop production and management. Crop production means क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज मैनेजमेंट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कि किन टूल्स से हम क्रॉप को मैनेज करेंगे या हार्वेस्ट करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट गेट स्टार्टेड. पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. अब पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के हाउस पे गए थे समर वेकेशंस में, गर्मियों की छुट्टी में. उनके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं, तो उन लोगों ने उनकी फील्ड में खुरपी, सिकल, फ्लो एंड शोवल देखे. एंड उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, मतलब ये सारी टूल्स जो उनके फील्ड में रखी हैं उनका क्या यूज़ है और ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जाती हैं. यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ. जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को खुद से ही बना लेते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अब क्या आप बता सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को खुद कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और ह्यूमन अपने फूड को खुद नहीं बना सकते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो जब एनिमल्स अपने फूड को खुद नहीं बना सकते हैं तो उन्हें अपना फूड कहाँ से मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फूड क्यों खाना होता है, मतलब हम फूड क्यों खाते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. मतलब हमें ये पता है कि जो एनर्जी फूड में से हमें मिलती है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मतलब उनकी बॉडी में वो एनर्जी जाती है. अगर आप फूड नहीं खाओगे तो यू विल नॉट गेट एनर्जी फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. और उनके बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, मतलब वर्क करने के लिए उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप फूड नहीं खाओगे तो फिर आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आपके बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगी. ओके, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शन. ये सारे हमारी बॉडी फंक्शंस होते हैं, तो बिना फूड के ये सारी बॉडी फंक्शंस कैरिड आउट नहीं हो पाएंगे. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें अपना जो खाना है वो प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है. हमें अपना खाना दोनों से मिलता है. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल का मतलब कि ज़्यादा तादाद में हमें फूड को प्रोड्यूस करना चाहिए. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. अब हमें क्या है कि जो हमारा एक पॉपुलेशन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, तो रेगुलर प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए फूड की, क्योंकि अगर हम रेगुलर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो पॉपुलेशन है उन्हें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्हें फूड नहीं मिल पाएगा. ओके, सो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नेसेसरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है. टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. 10,000 BC में जो लोग थे, जो उस टाइम बहुत पुराना टाइम चल रहा था, उस टाइम लोगों को खाना नहीं मिलता था. वो दर दर भटकते थे शेल्टर और खाने के लिए. मतलब ना उन्हें एक छत होती थी उनके पास, ना उन्हें खाना मिलता था. तो दे वर फाइंडिंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे एट raw fruits and vegetables
ओके, तो मतलब उन्हें खाना नहीं मिलता था, जिस वजह से वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स भी रॉ ही खाते थे, मतलब उसे कुक नहीं करते थे, वो कच्चे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। और जब उन्हें इन सारी चीज़ों से भी उनका पेट नहीं भर पाता था या फिर उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती थी, तो फिर वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जस्ट फॉर गेटिंग फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्होंने क्या किया, कल्टिवेट करने लगे, लैंड को कल्टिवेट करने लग गए और राइस को प्रोड्यूस करने लग गए, वीट को, या फिर बहुत सारे अदर क्रॉप्स होते हैं जिन्हें वो प्रोड्यूस करने लग गए। और तभी से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की। मतलब कि एग्रीकल्चर की शुरुआत बहुत पहले से हुई है, लेकिन उस टाइम लोगों को खाना नहीं मिलता था एंड दे वर हंटिंग animals for getting food and energy. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अगर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है एक ही प्लेस पे ज़्यादा स्केल में, मतलब कि इन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप एंड ये बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, और यू कैन से कि व्हाट इज़ क्रॉप। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plant grown in a field are that of wheat. अगर हम बात करते हैं वीट के क्रॉप के बारे में, तो मतलब कि पूरे फील्ड में लार्ज स्केल में सिर्फ वीट का ही क्रॉप है। ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब आपको पता है कि क्रॉप्स बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड सीरियल्स हो गए, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। These can be classified on the basis of their seasons. और इन सारे जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। मतलब क्या होता है कि बहुत सीजन्स, जैसे कि राइस का सीज़न जब आता है तो राइस की India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. मतलब जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, वो एक रीजन से अनदर रीजन तक वेरी करती है। मतलब कि किसी रीजन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किसी में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हर अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग सीजन्स रहते हैं। अब है एक क्वेश्चन दैट व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर। Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns are identified. मतलब there are different varieties of crop की बहुत सारे varieties हैं, different varieties हैं, और different parts में भी वो of the country में present हैं। और यहाँ पे हमारा two broad cropping patterns हैं, जो main हमारा दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो है खैरिफ क्रॉप और सेकेंड है रैबी क्रॉप। खैरिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खैरिफ क्रॉप। मतलब वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं उसे हम खैरिफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन है इंडिया में वो जून से सेप्टेम्बर के बीच में पड़ता है। और खैरिफ क्रॉप में ऐसे कौन से क्रॉप होते हैं जो हम ग्रो करते हैं रेनी सीजन में? फर्स्ट है पैडी, सेकेंड है मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, खैरिफ क्रॉप्स हैं। सेकेंड हमारा है रैबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। उनका टाइम पीरियड क्या है, अक्टूबर से मार्च तक। एग्जाम्पल ऑफ रैबी क्रॉप्स आर, अब रैबी क्रॉप्स के क्या एग्जाम्पल हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ये जो है वो हमारे
रैबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं और ये फिलअप्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, और इसके अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं उन्हें समर सीजन्स में भी बहुत सी ऐसी जगहों पर ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के क्या बेसिक जो है वो प्रैक्टिसेस होते हैं। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब जो पैडी है वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते हैं हम। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। जो पैडी क्रॉप है उसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, दैट्स वाई इट इज़ ग्रोन इन द rainy season. Cultivation of crops involve several activities undertaken by farmers over a period of time, मतलब जो क्रॉप की कल्टीवेशन होती है उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स हर एक पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। और कभी कभार हम अपने घर में प्लांट्स को भी उगाते हैं, तो उस टाइम भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम भी करते हैं, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और इन सारे टास्क को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। द एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, और ये सारी एक्टिविटीज़ के नेम हैं जो यहाँ पे लिस्टेड बिलो हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये सारे जो हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं और फार्मर्स भी फॉलो करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में वो है कि सॉइल को टर्न करना और लूजन करना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ये अलाउ करता है रूट्स को डीपली पेनिट्रेट करने में सॉइल के अंदर। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। जो हमारे लूज सॉइल होता है वो हमारे रूट्स को अच्छी तरीके से ब्रीथ भी देता है और ज़्यादा डीप भी पहुंचा देता है सॉइल के अंदर। अब ये हमारा क्वेश्चन निकलता है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को ब्रीथ करने के लिए क्यों मतलब ब्रीदिंग आसान बना देते हैं। ओके, द आंसर इज the loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil। जो loosened soil होता है वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म और माइक्रोब को जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें ग्रो करने में। These organisms are the friend of farmers। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या है, फ्रेंड है फार्मर्स के। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it, तो वो क्या करते हैं, टर्न एंड लूजन करते हैं सॉइल को और उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन सॉइल को टर्न और लूजन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो सॉइल है वो क्या कंटेन करता है, मिनरल कंटेन करता है, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल के अंदर होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स। ओके, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ आ जाता है, हमारे सॉइल में वापस आ जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर्स मीन्स कि कुछ ही सेंटीमीटर होते हैं जो टॉप लेयर में प्रेजेंट होता है सॉइल का,
वो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन टू द टॉप। मतलब जब हम टर्न और लूजन करते हैं सॉइल को तो वो हमारे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को क्या करता है, टॉप पे पहुंचाता है, तो दैट प्लांट कैन यूज दैट न्यूट्रिएंट, ताकि प्लांट जो है उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। Thus, turning and loosening of the soil is very important for the cultivation of crop. इसलिए turning और loosening of the soil, जो soil के लिए turning और loosening इसलिए important है क्योंकि वो cultivation of the crop को अच्छी तरीके से करता है। ठीक हो गया? So these are the two questions that I've explained you as well as the answer. So this is the question and answer from the middle of the chapter. So you must have to focus on these questions as well. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing. जो process होता है loosening और turning soil को turn करने का, उस process को हम क्या कहते हैं, tilling और plowing कहते हैं। अब ये किन किन चीज़ों से किया जाता है, तो this is done by a plow. plow के मदद से tilling और plowing की जाती है। Plow are made by वुड और आयरन। जो फ्लो होता है वो वुड और आयरन का भी होता है, वुड का भी होता है और आयरन का भी होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग। अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सबसे पहले उसमें वाटरिंग होना चाहिए, सबसे पहले उसमें पानी डालना चाहिए हमें, उसके बाद हमें फ्लोइंग करनी चाहिए। द प्लस्ड फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। अब जो प्लस्ड फील्ड, जिन फील्ड को हमने प्लो कर दिया है अच्छी तरीके से, उसमें भी बहुत सारे बड़े पीसेज ऑफ सॉइल रह जाते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। तो ये जो क्रम्स है ये हमारे बिग पीसेज ऑफ सॉइल होते हैं। सो ये हमारे फिलअप्स में भी आ सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। और ये नेसेसरी है कि हम इन सारे क्रम्स को प्लैंक के थ्रू ब्रेक कर दें। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल। और जो फील्ड है उसे भी लेवल करना पड़ेगा ताकि हम उसमें सोइंग कर सके, और इरिगेशनल पर्पसेस के लिए भी। द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और जो सॉइल की लेवलिंग होती है वो किसके हेल्प से की जाती है, लेवलर की हेल्प से की जाती है। सो ये भी हमारे फिलअप्स में आ सकता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैन्योर है उसे ऐड किया जाता है सॉइल में बिफोर टिलिंग, टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल। और ये हेल्प करता है हमारे सॉइल को मैन्योर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स होने में। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और जो सॉइल होता है उसे वाटर्ड किया जाता है सोइंग से पहले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। मतलब कि कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। Before sowing the seed, it is necessary to break the soil in the size of grains to get better yield. मतलब सोइंग करने से पहले सीड्स को नेसेसरी है हमें कि जो सॉइल है उसे हम किसके फॉर्म में ब्रेक करें, ग्रेन्स के फॉर्म में। ग्रेन्स आपने देखा होगा कितने छोटे होते हैं, तो उस फॉर्म में हमें ब्रेक करना पड़ता है ताकि हमें बेटर यील्ड मिल सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और ये किया जाता है बहुत सारे टूल्स के मदद से। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द फ्लो, हो एंड कल्टिवेटर्स। जो मेन टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट है फ्लो, सेकेंड है हो एंड थर्ड है कल्टिवेटर। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लो। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा। जो फ्लो है ये बहुत टाइम पहले से, मतलब एंशिएंट टाइम मीन्स बहुत पहले से ही यूज़ किया जाता है सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को क्रॉप में ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और स्क्रैपिंग करने के लिए सॉइल की। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये इम्प्लीमेंट जो है वो वुड का बना होता है और इसे कैरी करते हैं बुल्स, ओके, और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा। It contain a strong triangular iron strips called plowshare। और ये contain करता है strong triangular iron strip जिसे हम कहते हैं plowshare। The main part of the plow is a long log of wood। जो main part होता है plow का वो एक long log of wood होता है which is called plow shaft, जिसे हम plow shaft भी कहते हैं। There is a handle at the one end of the shaft। और एक handle होता है जो एक end of the shaft में मौजूद होता है।
द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, और जो अदर एंड होता है उसमें बीम से वो अटैच होता है, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो बुल्स के नेक पर प्लेस होता है. ओके, वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द फ्लो, मतलब कि वन पेयर ऑफ बुल्स और एक मैन ईजिली ऑपरेट कर सकता है फ्लो को. द इंडिग्निशियस वुडन फ्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन फ्लो नाउअडेज, मतलब जो वुडन फ्लो है वो इंक्रीजिंगली रिप्लेस किया जा रहा है आयरन फ्लो से. मतलब पहले के टाइम में जो लोग थे वो वुडन फ्लो यूज़ करते थे, बट अब के टाइम पे ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं आयरन फ्लो को. यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ फ्लो. नेक्स्ट टॉपिक है हो. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये एक सिंपल टूल होता है जिसका यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूजन करने के लिए. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रॉड होता है वुड का और आयरन या फिर आयरन का होता है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ आयरन जो है वो इसके एक एंड पे प्रेजेंट रहता है, उस पर फिक्स रहता है. एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और वो वर्क करता है लाइक अ ब्लेड. इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये भी जो है वो एनिमल से पुल किया जाता है. यू कैन सी द डायग्राम एंड एज वेल एज द लेबलिंग. नेक्स्ट टॉपिक है कल्टिवेटर. नाउअडेज फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर, मतलब आजकल के टाइम पे जो फ्लोइंग है वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर से किया जाता है. पहले के टाइम में वो नहीं किया जाता था बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बट नाउअडेज ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर इज इन यूज. द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स टाइम एंड लेबर, मतलब जो कल्टिवेटर का यूज है वो क्या करता है, लेबर और टाइम दोनों को सेव करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शोइंग. शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब शोइंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, शोइंग से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी, जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो क्लीन होता है, हेल्दी सीड्स होते हैं जो गुड वेराइटीज़ के होते हैं. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव्स हाई यील्ड्स, और जो फार्मर्स होते हैं वो उन्हीं सीड्स को प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड दे पाएँ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स. वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. मैंने देखा कि जो मेरी मदर है उसने ग्राम सीड्स को वेसल में रखा एंड उसमें वाटर डाला. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप. मैंने देखा कि कुछ टाइम के बाद कुछ सीड्स जो हैं वो फ्लोट करने लगे टॉप पे, मतलब कि ऊपर को आ गए. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर क्यों जो सीड्स हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, मतलब वाटर में वो क्यों तैर रहे हैं. आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. अब दिस द क्वेश्चन कि जो सीड्स हैं जो फ्लोट कर रही हैं क्या वो लाइटर हैं, मतलब क्या वो हल्के हैं, या फिर वो भारी हैं जिसके वजह से वो सिंक कर जा रहे हैं, मतलब कि डूब जा रहे हैं. वाई वुड दे बी लाइटर, और अगर ऐसा है तो आखिर वो लाइटर क्यों है, मतलब वो हल्के क्यों हैं. डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, जो डैमेज सीड होते हैं, जो खराब सीड होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं, जिस वजह से वो लाइटर हो जाते हैं, मतलब उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. देयरफॉर दे कैन फ्लोट ऑन वाटर, जिस वजह से वो वाटर में इजीली फ्लोट कर सकते हैं. दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन. ये एक बहुत अच्छा मैथड है जिससे हम जो है अच्छे सीड्स को, हेल्दी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं, किससे, डैमेज सीड से. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड. सो करने से पहले सीड्स को जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि हम टूल्स के बारे में जान लें कि आखिर किन टूल्स से हम सीड्स को सो कर सकते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल टूल्स. द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. जो टूल्स हमारे ट्रेडिशनली, मतलब कि
पहले के टाइम में यूज़ किए जाते थे सीड्स को सो करने के लिए, वो फनल के शेप के होते हैं. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड. मतलब जो सीड्स होते हैं वो फनल में फिल किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें 2 और 3 जो पाइप्स होते हैं, मतलब 2-3 पाइप्स होते हैं जिनके शार्प एंड होते हैं, उनके थ्रू पास आउट करवाया जाता है. These ants press into the soil and place the seeds there. और ये जो एंड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जब उन्हें पास करवाया जाता है उन सीड्स को, तो वो जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर प्लेस हो जाते हैं. You can also see the diagram of traditional method of sowing. Our next topic is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. मतलब कि आजकल जो seed drill है उसे सोइंग के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर की यूज से. दिस टूल शोज द सीड यूनिफॉर्मली. और ये जो टूल है वो शो करता है सीड्स को यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. मतलब कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे वो क्या करता है, सीड्स को शो करता है. लाइक दिस विल बी द प्रॉपर डिस्टेंस. ना वो ज़्यादा पास होगा ना वो ज़्यादा दूर होगा, एक यूनिफॉर्म एंड अ प्रॉपर डिस्टेंस पे. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. और ये इंश्योर भी करता है कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से कवर हो जाएं सोइंग के बाद. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड. और ये प्रिवेंट करती है जो डैमेज वगैरह जो कॉज करती हैं बर्ड, उससे भी ये प्रिवेंट करता है. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. अगर हम सीड ड्रिल से सोइंग करें तो टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होता है. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. और एक appropriate distance होना चाहिए seeds के बीच में, ताकि overcrowding को वो क्या कर सके, avoid कर सके. Okay, this allow plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. और अगर हम क्या करते हैं, distance, एक proper distance maintain करते हैं अलग अलग जो है सीड्स में, तो वो हेल्प करता है प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर फ्रॉम सॉइल से प्रोवाइड करने के लिए. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. और बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है बेसिकली जस्ट टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. ओके, जिस वजह से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड आगे का जो चैप्टर है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल एज इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. एंड if anybody has any kind of doubt, any query, any question, so they can message me or they can comment below if any question, any doubt or any query is there. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी. एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं. यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर. थैंक यू.